सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फॉरेस्ट वॉकिंग प्लान को देखने जा रहे हैं। देखिए, फॉरेस्ट वॉकिंग प्लान आपके पेपर 2 के सेक्शन ए का हिस्सा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर ये पेपर 2 के सेक्शन ए में आ रहा है तो इसका मतलब है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंतर्गत अगर जब हम फॉरेस्ट्री का पेपर अटेंड कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि दोनों ही पेपर में से सेक्शन ए में से हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें। क्योंकि अगर आप सेक्शन ए से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने फॉरेस्ट्री ठीक से पढ़कर आई है, जो फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है वो ठीक से पढ़कर आया। नहीं तो जो सेक्शन बी होता है उसमें जनरल से क्वेश्चंस होते हैं और उसे कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, तो उसमें ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। ज़्यादा नंबर आपको सेक्शन ए के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर मिलेंगे। और फॉरेस्ट वॉकिंग प्लान सेक्शन ए का ही हिस्सा है। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो सारे कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इन डेप्थ हमारी इस पर पकड़ हो जाए। चलिए शुरू करते हैं फॉरेस्ट वॉकिंग प्लान। तो वर्किंग प्लान क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, वर्किंग प्लान से तात्पर्य एक ऐसे प्लान से है जिसे एक फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर या जो डीएफओ होता है वो एक एरिया के अंतर्गत, एक फॉरेस्ट के अंतर्गत उस प्लान को इम्प्लीमेंट करता है। ये जो प्लान होता है इसमें ये चीज़ बताई गई रहती है कि किसी जगह पर प्लांटेशन या एफॉरेस्टेशन कितने सालों तक होने वाला है, कौन कौन से सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पर होने वाली हैं, कौन से सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑलरेडी चल रही हैं, किस प्रकार के वर्किंग सर्कल्स हैं, फ्यूचर में क्या प्लान अपनाया जाना है, पास्ट में क्या प्लान था, किस तरीके का फ्लोरा फौना है। तो इस टाइप की डिफरेंट इंफॉर्मेशन इस वर्किंग प्लान के अंतर्गत होती है। तो वही इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि इट इज अ रिटन स्कीम ऑफ मैनेजमेंट एमिंग एट कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी कंट्रोलिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो डेफिनेशन है, स्पेशली कौन सा पार्ट, कंट्रोलिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ वर्किंग प्लान क्या होता है? इट इज योर फॉरेस्ट डिवीजन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एंड टाइम पीरियड इज योर 10 to 15 ईयर्स, यानी कि 10 से 15 साल तक के लिए एक वर्किंग प्लान काम करता है। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द सेंट्रल लेवल हायरार्की। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये चीजें समझ लेते हैं कि एक फॉरेस्ट सर्विसेज के अंतर्गत सेंट्रल लेवल पर क्या हायरार्की होती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर क्या हायरार्की होती है और स्टेट लेवल पे क्या हायरार्की होती है, ताकि जब हम वर्किंग प्लान को ठीक से समझें तो चीज़ें आसानी से समझ में आनी आएगी आपको। तो सेंट्रल लेवल हायरार्की पर जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो होती है सेक्रेटरी, यानी कि जो एनवायरमेंटल सेक्रेटरी होता है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठता है। देन उसके नीचे होगा आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, एंड देन उनके नीचे होते हैं 3 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एडीजी। पहला होगा एडीजी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दूसरे होंगे एडीजी एनटीसीए, एंड थर्ड होंगे और एडीजी वाइल्ड लाइफ। तो ये आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि सेंट्रल लेवल हायरार्की पर किस टाइप की पोजीशन होती है, क्योंकि इंटरव्यू में भी कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि बताइए जो टोटल हायरार्की है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टिल द हाईएस्ट लेवल, आपको पता होना चाहिए। तो अक्सर बच्चों को ये पता रहता है कि हाँ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तक स्टेट लेवल पर है, लेकिन उसके बाद क्या चीज़ें आती है, सेंट्रल लेवल पर कैसी हायरार्की है, वो उन्हें नहीं पता होती। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर सेक्रेटरी लेवल है, देन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल से ऊपर कौन होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप्स के। देन स्टेट लेवल हायरार्की को देखते हैं। देखिए, मुझे लगता हो सकता है कि आपको ये चीज़ अपने स्क्रीन पर नहीं दिख रही होगी, मैं इसे थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको विजिबल हो। देखिए, जो सबसे पहला है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, वो है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की, यानी कि पीसीसीएफ। ठीक है, उनके नीचे बैठते हैं कौन? चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। फिर उनके नीचे होंगे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनके नीचे होते हैं डीएफओ। जब आप आईएफएस बन के जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो पोजीशन मिलती है वो होती है डीएफओ। कई बार डीएफओ नहीं मिलती है, सीधा कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ही बना दिया जाता है किसी जगह पर, और किसी जगह पर आपको एसीएफ बना के भेजा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि डीएफओ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के नीचे होते हैं। ठीक है, एंड डीएफओ के नीचे कौन होता है? एसीएफ। देन देयर इज रेंज ऑफिसर जो एसीएफ के नीचे होते हैं। देन देयर इज सब रेंज ऑफिसर जो रेंज ऑफिसर के नीचे होते हैं, और जो सबसे नीचे वाली पोस्ट होती है वो है फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, बीट ऑफिसर। तो ये आपकी स्टेट लेवल की हायरार्की है, इसे ठीक से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब अब हम वर्किंग प्लान समझेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि किस तरीके से कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर
या चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की क्या भूमिका इसके अंतर्गत होती है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ वर्किंग प्लान आखिरकार होता क्या है वर्किंग प्लान के अंतर्गत, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए वर्किंग प्लान को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्ट वन इज योर प्रेजेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पार्ट टू इज योर फ्यूचर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी भविष्य में किस तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आना है। तो जो प्रेजेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है पार्ट वन, उसमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें पहला चैप्टर होगा कि जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये बताया जाएगा, यानी कि फ्लोरा क्या है, फौना क्या है वहाँ का, या फिर किस तरीके की सॉइल है, किस तरीके का फॉरेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जनरल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज अगेन फ्लोरा एंड फौना, या तो ये नेक्स्ट चैप्टर में होगा या तो हो सकता है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट में ही चीज़ दे दी जाए। देन द थर्ड इज योर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो थर्ड चैप्टर है, यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकल रहा है उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है। फोर्थ इज योर द डिफरेंट स्टाफ एंड लेबर, यानी कि किस प्रकार के स्टाफ एंड लेबर्स अवेलेबल है एक डीएफओ के अंतर्गत। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी वर्किंग प्लान में चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूट्स द पास्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि पहले इस वर्किंग प्लान के पहले किस तरीके का मैनेजमेंट काम कर रहा था, किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट सर्कल्स या वर्किंग सर्कल्स बनाए गए थे। तो वो सारी चीज़ें पास्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में होती है। और 6 चैप्टर होता है आपका स्टैटिस्टिक्स, जो डिफरेंट यील्ड किस तरीके की आ रही है, ग्रोथ किस तरीके का है फॉरेस्ट का, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एंड देन पार्ट टू इज योर फ्यूचर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि भविष्य में किस तरीके से वर्किंग सर्कल्स को बनाना है और जो प्रपोजल दिया जा रहा है उसका बेसिस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे की मेथोडोलॉजीज क्या है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है इन योर फ्यूचर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दैट इज द पार्ट टू ऑफ द वर्किंग प्लान। तो ये चीज़ें हैं वर्किंग प्लान के अंतर्गत। इसे ठीक से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है कि वर्किंग प्लान की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज योर प्रिपरेशन ऑफ द वर्किंग प्लान। देखिए वर्किंग प्लान के प्रिपरेशन में दो मेथोडोलॉजीज होती है या दो प्रोसेस होते हैं, ये कह लीजिए। जो पहला प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ होती है कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो किसको बोलेंगे, कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट वर्किंग प्लान। ठीक है, दो टाइप के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं सीएफ, एक होता है टेरिटोरियल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सीएफटी, और दूसरे होते हैं सीएफ वर्किंग प्लान। तो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग प्लान को बोलेंगे कि एक वर्किंग प्लान बनाना है। जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है वो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टेरिटोरियल को ये चीज़ बोलेंगे कि वर्किंग प्लान बनाना है, और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टेरिटोरियल डीएफओ को ये चीज़ बोलेंगे या ये आदेश देंगे कि वर्किंग प्लान बनाओ। डीएफओ टेरिटोरियल अपना वर्किंग प्लान बनाकर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टेरिटोरियल को सौंप देंगे। जैसे ही कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टेरिटोरियल के पास वो चीज़ आएगी, वो वर्किंग प्लान आएगा, वो उस पर अपने रिमार्क्स लिखेंगे और किसके पास भेजेंगे, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के पास। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग प्लान उस पूरे के पूरे वर्किंग प्लान को ठीक से देखेंगे, उस पर अपने रिमार्क्स देंगे, एंड देन उसके बाद वो सैंक्शन पूरी तरीके से होकर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पास जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि हायरार्की क्या है यहाँ पर, यानी कि डीएफओ टेरिटोरियल सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग प्लान, वो किसके पास भेजते हैं रिमार्क्स के लिए, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टेरिटोरियल। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टेरिटोरियल अपने रिमार्क्स लिखकर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग प्लान को देंगे। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग प्लान अपने रिमार्क्स लिखकर फाइनली चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पास उस वर्किंग प्लान को भेज देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, देखिए एडवांटेज ये है कि क्योंकि डीएफओ बना रहा है ये वर्किंग प्लान, तो डीएफओ के पास क्या होता है कि बहुत बड़ी अमाउंट में उसके पास सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ग्राउंड लेवल वर्किंग स्टाफ होता है, तो उसको आसानी होती है वर्किंग प्लान को बनाने में। सेकेंडली क्योंकि डीएफओ है डिवीजन पर उसका पूरा अच्छा नॉलेज है, तो ऐसे में जो ग्राउंड लेवल वर्क होता है वो उसे आसानी से कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि डीएफओ के पास वैसे ही काम का इतना ज़्यादा भार होता है, तो जब उसके पास वर्किंग प्लान को बनाने का भी भार आ जाता है तो कई बार क्या होता है वो ठीक से उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे में एक प्रोडक्टिव वर्किंग प्लान सामने नहीं आता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे। ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके मणिकंदन बुक में दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन द नेक्स्ट इज योर प्रिपरेशन ऑफ द वर्किंग प्लान 2, यानी कि एक और टाइप है, एक और प्रोसेस है वर्किंग प्लान को बनाने का। हम लोग सेकंड प्रोसेस अब देख रहे हैं। सेकंड प्रोसेस में ये चीज़ होती है कि जो वर्किंग प्लान बनाया जाएगा वो सीधा वर्किंग प्लान ऑफिसर के द्वारा बनाया जाएगा, ना कि डीएफओ के द्वारा। वर्किंग प्लान ऑफिसर बनाएगा, वर्किंग प्लान ऑफिसर उसे किसे सबमिट करेगा, कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट वर्किंग प्लान को, और कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट वर्किंग प्लान अपने रिमार्क्स लिखकर उसे सबमिट कर देगा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट।
तो इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये है कि जो वर्किंग प्लान ऑफिसर है उसे ट्रेन ही किया जाता है वर्किंग प्लान बनाने के लिए। तो जब ट्रेनिंग ही वर्किंग प्लान पर ही हुई है तो ऐसे में वो एक एफिशिएंट और प्रोडक्टिव तरीके से वर्किंग प्लान को बना सकता है एज कंपेयर टू डीएफओ। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि वर्किंग प्लान ऑफिसर की ट्रेनिंग ही वर्किंग प्लान को बनाने के लिए होती है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर जब वो काम करेगा, क्योंकि उसको पूरा का पूरा टाइम ही देना है वर्किंग प्लान बनाने में, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत ही एग्जॉस्टिव होगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि उसके पास ज़्यादा वर्किंग स्टाफ होते नहीं है, सबऑर्डिनेट स्टाफ्स नहीं होते उसके पास, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि कई बार ये भी होता है कि उसे जिस एरिया का वर्किंग प्लान बनाने दिया जा रहा है, हो सकता है उस एरिया का उसे ग्राउंड नॉलेज ना हो, जैसा डीएफओ को होता है। तो ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, पता रहना चाहिए आपको कि वर्किंग प्लान 2 यानी कि अगर वर्किंग प्लान ऑफिसर बनाएगा तो उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और अगर डीएफओ बनाएगा तो क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग प्लान पीरियड। आखिर वर्किंग प्लान पीरियड का जो टोटल टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उसे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पहला ये हो सकता है कि आखिरकार हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे। सेकेंड, साइज ऑफ द प्रोड्यूस, आखिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो कितना मात्रा का है, कितना अमाउंट का है, कितना साइज का है। कई बार ये भी चीज़ें अफेक्ट करती है वर्किंग प्लान पीरियड। हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी चाहिए, हो सकता है हमें काफ़ी टाइम के बाद चाहिए, तो उस हिसाब से आपका रोटेशन पीरियड, रीजनरेशन पीरियड और वर्किंग प्लान पूरी तरीके से डिफर कर जाएगा। देन थर्ड इज रोटेशन पीरियड, जैसे मैंने बताया। देखिए रोटेशन पीरियड अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जैसे ही हम मेंसुरेशन टॉपिक शुरू करेंगे उसमें रोटेशन पीरियड बहुत ही डेप्थ में डील होगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या होता है ये रोटेशन पीरियड। देन द डिज़ायर ऑफ यील्ड, आखिर हमारी क्या डिज़ायर है, यील्ड किस तरीके का होना चाहिए। देन मार्केट की डिमांड क्या हो सकती है, ये भी डिपेंड करवाएगा आपका टाइम पीरियड। देन साथ ही साथ रीजनरेशन पीरियड क्या होगा। हो सकता है कि रीजनरेशन पीरियड आप ये चाह रहे हैं कि 25 ईयर्स का हो सकता है आप ये चाह रहे हैं रीजनरेशन पीरियड केवल 10 ईयर्स का हो, तो उसके हिसाब से आपका जो वर्किंग प्लान पीरियड है वो भी डिफर कर जाएगा। देन व्हाट इज ग्रोइंग स्टॉक। ग्रोइंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि आखिरकार जो हमारा फॉरेस्ट है उसका ग्रोथ कितना है, कितना वो प्रोडक्शन में आ रहा है। तो ग्रोइंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर आने के लिए। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ग्रोइंग स्टॉक भी अफेक्ट करता है वर्किंग प्लान पीरियड को। एंड द नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द नीड ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, या मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तीन है, रोटेशन, रीजनरेशन एंड ग्रोइंग स्टॉक। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है वर्किंग प्लान पीरियड को। ये तीनों चीजों को हम ज्यादा इन डेप्थ में डील करेंगे मेंसुरेशन के टॉपिक पर एज वेल एज फॉरेस्ट्री इंप्रूवमेंट के टॉपिक पर। लेकिन अभी आपको बस यहाँ पर मोटे तौर पर ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वर्किंग प्लान पीरियड। द नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द फील्ड वर्क फॉर द वर्किंग प्लान फॉर्म्यूलेशन। आखिरकार किस प्रकार का फील्ड वर्क जरूरी होता है। पहला चीज होता है कंपार्टमेंटल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमें पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है, पहली चीज़ ये। और वो कंपार्टमेंट्स क्या चीज़ें कंप्राइज करते हैं, आखिरकार उसकी बाउंड्रीज किस प्रकार की होगी, साथ ही साथ स्लोप क्या है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस क्या क्या है, किस प्रकार का सॉइल है, किस प्रकार का रॉक है, ये सारी चीज़ें उस कंपार्टमेंट के अंतर्गत डिफाइन होती है। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कंपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन क्या होता है। सेकेंड इज योर स्टॉक मैपिंग। जब आप कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं एक फॉरेस्ट रीजन को, उसके बाद आप स्टॉक मैप बनाते हैं। ठीक है, स्टॉक मैप के अंतर्गत आप बताते हैं कि एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्रोथ स्टॉक क्या है उस जगह का या उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का, क्रॉप डेंसिटी क्या है, कलर क्या है, कौन सा फॉरेस्ट टाइप या कंपोजिशन टाइप है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएगी, स्टॉक मैपिंग में आएगी। देन एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन में आप क्या चीज़ें करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। एक होता है सैम्पलिंग का टाइप होता है रैंडम, दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपार्टमेंट के अंदर जब आपने एक फॉरेस्ट को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, हम केवल एक कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, इस एक कंपार्टमेंट में कई सारे ट्रीज प्रेजेंट होंगे। अब जब आप उस कंपार्टमेंट के एरिया को मेजर करने जाएंगे, या हो सकता है ग्रोथ स्टॉक को मेजर करने जाएं या बेसल एरिया को मेजर करने जाएं, तो आप हर ट्री का मेजरमेंट नहीं लेने जाएंगे। आप क्या करेंगे, एक ट्री का मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद उसे एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। तो ये चीज़ कहलाती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग।
सैम्पलिंग क्या होती है, ये इन डेप्थ आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, यानी कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन में। अभी बस आपको इतना समझ में आना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सैम्पलिंग विच कम्स अंडर एन्यूमरेशन। ठीक है, तो वर्किंग प्लान के अंतर्गत एन्यूमरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड देन द नेक्स्ट इज योर रीजनरेशन सर्वे। आखिर जब आपने एक पेड़ लगाया है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द सीडलिंग टिल फेलिंग, जब तक आप उसे काट नहीं रहे, इस टोटल पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और इसी के साथ आता है रीजनरेशन, यानी कि जब आपने फेलिंग भी कर दी उसके बाद फिर से ग्रोथ होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज अगेन योर रोटेशन एंड रीजनरेशन कंसेप्ट। तो ये सारी चीजें वर्किंग प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये फील्ड वर्क होता है, यानी कि कंपार्टमेंटल डिस्क्रिप्शन आपको दिखाना पड़ता है, स्टॉक मैपिंग बतानी पड़ती है, एन्यूमरेशन बताना पड़ता है एंड रीजनरेशन सर्वे बताना पड़ता है। तो ये चारों चीजें हैं। इसमें जब आप मणिकंदन की बुक पढ़ेंगे तो उसमें कंपार्टमेंटल डिस्क्रिप्शन और स्टॉक मैपिंग के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज दिया है, लेकिन एन्यूमरेशन और रीजनरेशन सर्वे उसने बोला है कि वो आपको किस में मिलेगा, जब आप फॉरेस्ट मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर ही है। तो हम लोग भी एन्यूमरेशन और रीजनरेशन सर्वे बहुत ही इन डेप्थ में किस में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर यानी कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन में। व्हाट इज द रोल ऑफ वर्किंग प्लान इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन? तो देखिए वही सारे जनरल रोल होते हैं कि प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में मदद मिलेगी, इवन मार्केट डिमांड मीट होगी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं, लाइवलीहुड होता है। तो ये सारे के सारे वही चीजें हैं, जनरल पॉइंट्स। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या चीज होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्किंग प्लान इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देन लास्ट स्लाइड, व्हाट इज और व्हाट आर द वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वर्किंग प्लान से रिलेटेड पूछे गए हैं। देखिए बहुत इजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल यदि 2019 के क्वेश्चंस को ही देखें, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग प्लान इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, तो वही जनरल वाले पॉइंट्स लिखने हैं कि वर्किंग प्लान कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। देन व्हाट इज कंपार्टमेंट, हमने देखा था कि कंपार्टमेंट क्या होता है। व्हाई इट्स स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेकिंग व्हेन मेकिंग वर्किंग प्लान, तो क्यों जरूरी होता है। एक तो वही जनरल पॉइंट बताने कि आखिर इससे कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन या जो वर्किंग प्लान है उससे कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन को मदद मिलेगी, वही जनरल पॉइंट को आपको किस तरीके से मोल्ड कर देना है इसके आंसर में कि व्हाई इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड व्हेन मेकिंग वर्किंग प्लान। और फिर वही अपने जनरल पॉइंट्स की जब इसका हमारे पास कंपार्टमेंट का स्टडी होगी या डिस्क्रिप्शन होगा तो वर्किंग प्लान प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इवन जो ग्रोथ स्टॉक है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, रीजनरेशन में बेहतर मदद मिलेगी, इंडस्ट्रियल नीड्स अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वही आपको इसमें समझा देने। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। केवल यही चीज़ बतानी है कि जो जनरल पॉइंट्स होते हैं उसी को ही आपको बस मोल्ड करके इस आंसर में फिट करवा देना है। देन द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट वर्किंग प्लान एंड द एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशंस। देखिए वर्किंग प्लान जो होता है वो 10 to 15 ईयर्स के लिए बनाया जाता है, जबकि जो एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशंस है, जैसा नाम से ही बताया जा रहा है, वो हर साल बनेगा। Okay, so this is the difference between your working plan and annual plan of operations. Suggest the changes needed in the working plan preparation for more effective application in the forest management. तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या चेंजेस होने चाहिए वर्किंग प्लान में। तो देखिए पहला चेंज तो यही करना चाहिए कि कई बार क्या होता है वर्किंग प्लान ही नहीं बनाते हैं ठीक तरीके से। दूसरा ये कि इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करते हैं वर्किंग प्लान का, ठीक है, तो जरूरी कि वर्किंग प्लान इम्प्लीमेंटेशन भी हो। थर्ड कि ऑडिटिंग नहीं होती है वर्किंग प्लान की, तो जरूरी कि थर्ड पार्टी ऑडिटिंग भी करवा दी जाए। फोर्थ, जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है उस रीजन के अंतर्गत, जो लोकल कम्युनिटी है, उसे ही इन्वॉल्व नहीं किया जाता वर्किंग प्लान के फॉर्मुलेशन में या वर्किंग प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में, तो जरूरी है कि उनको भी शामिल किया जाए। फिफ्थ है फंडिंग इशू, आपने वर्किंग प्लान तो बना ही दिया लेकिन फंड्स आप नहीं लेकर आ रहे, तो सो दीज आर द वेरियस इश्यूज विच आर अफेक्टिंग अ गिवन वर्किंग प्लान। आपको बस ये चीजें समझा देनी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू।